हेलो एवरीवन। नाउ एज यू ऑल आर वाचिंग कि ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपके 9th क्लास का। ठीक है, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो ये चैप्टर 5 है, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, बट अगर बायोलॉजी सेक्शन देखा जाए तो आपका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है दैट इज़ सेल। ओके, ठीक है, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अगर सेल को अगर और भी तरीके से बोलना हो तो सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक कहते हैं ना, बेस ऑफ लाइफ। जैसे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो सारी चीज़ें सेल से बनी हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो सब सेल की बनी हुई हैं। ठीक है, आइदर दे आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर या और दे आर मेड अप ऑफ मल्टीसेलुलर, दैट इज़ अदर थिंग, बट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल से बने होते हैं। तो अगर कहा जाए तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का एक लाइफ स्टार्ट होगा तो बिना सेल के वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल भी कहा जाता है क्योंकि उनका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर ये एक छोटा सा सेल है तो इसका खुद का एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि, और ये खुद की फंक्शनिंग भी करेगा, तो इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कई सारे ऐसे जो सेल्स होते हैं जो एक साथ मिल करके फंक्शनिंग करते हैं, जैसे ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप में रहते हैं तो भी ये फंक्शंस करते हैं, तो इनका खुद का स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शनिंग करते हैं, तब एक आपका तब आपके ऑर्गन सिस्टम्स काम कर पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि अगर कहा जाए तो सेल जो है हमारा फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को डिस्कवर किसने किया, कब डिस्कवर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि रॉबर्ट हुक वॉज द वन। ठीक है, रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? तो इन्होंने क्या किया था कि जो पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, पेड़ की जो ये छाल होती है उससे कॉक बनता है ना, कॉक। ठीक है, तो कॉक की एक पतली सी स्लाइस उन्होंने, अब वो ऐसे तो देखेंगे नहीं, ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, माइक्रोस्कोप में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप तो नहीं होते थे, बट फिर भी हाँ माइक्रोस्कोप थे जिससे वो उसे देख सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से उस कॉक को देखा था, उस कॉक को देखा, और उस कॉक में उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया कि इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जो कि जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे रूम्स टाइप के दिख रहे थे। ठीक है, तो उस तरीके से उनको वो चीज़ दिखा कि कॉर्क इस तरीके से है जिसमें कि और ये एक एक सेल उनको दिखाई दे रही थी कि ये है, और इसके अंदर में एक छोटा सा ये सेंटर भी दिखाई दे रहा था। वो तो अलग बात है कि बाद में उसको डिस्कवर्ड किया गया था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, बट ये चीज़ें उसमें दिखाई दी गई थी। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे ऐसे हनी कॉम्ब टाइप के, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरीके से, तो उसको उन्होंने लैटिन वर्ड में नाम दिया, उन्होंने नाम दिया उसको सेल। ठीक है, जिसका लैटिन वर्ड में उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक, तो अब इसमें हम इस चैप्टर में बेसिकली सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप लोग पहले जान लीजिए सेल्स के बारे में। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए, जैसे ये एक मान लीजिए पिरामिड है। ठीक है, इसके थ्रू हम समझा देते हैं कि ये हो गया आपका सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसे क्या, सेल के बिना कुछ नहीं हो सकता। सेल से मिल करके,
क्या बनते हैं, टिश्यूज़ हमारे बनते हैं। क्या बनते हैं, टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। फिर इसके बाद हमारे एक एक ऑर्गन तैयार होते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या है, अभी इसको बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक बॉडी तैयार होती है, ठीक है, तब एक बॉडी या एक इंडिविजुअल तैयार होता है। तो हमारे सेल्स से बने क्या बने, टिश्यूज़ बने, ठीक। टिश्यूज़ से ऑर्गन बने। ऑर्गन जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो उसमें आर्टरी आता है, वेन्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हार्ट सिस्टम आता है ना, हार्ट आता है, ठीक। तो ये सारे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दिया ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नाम हो गया ना, जिसमें ईसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो वो एक एक ऑर्गन है एंड दैट फुल सिस्टम इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। और उससे लेकर के ये सारे सिस्टम्स को लेकर के एक बॉडी बनती है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आप एनसीईआरटी की बुक में कि आपको एक अगर अनियन की स्लाइस ले लें, जब आप अनियन को काट रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें पतली सी एक झिल्ली दिखाई देती होगी। हाँ, पतली सी आप झिल्ली, उसको आप अगर कभी आपने अनियन पील निकाला होगा तो उसमें पतली सी झिल्ली वाइट कलर की दिखाई देती है। तो आप उसे ले लीजिए और उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर में रखना है, बट उसको ऐसे ही नहीं रख देना, आपको वॉच ग्लास लेनी पड़ेगी, आपको सेफ्रोनिन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सेफ्रोनिन लेना पड़ेगा, साथ ही ग्लिसरीन का यूज़ लेना, ग्लिसरीन की मदद से आप लोग उसको ले करके एक स्लाइड बनाएंगे उसकी, ठीक है, जो कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप उसे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कि आपको ये जो एक एक आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि सेल के अंदर में एक और चीज़ मौजूद रहती है जो कि है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अनियन पील के अंदर में दिखाई दे जाएगी, ये आप अपने लैब में करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम बड़ी साइज़ेस ले लें आपके अनियंस की, चाहे छोटी साइज़ेस ले लें, चाहे हम उसका पूरा उस अनियन पील का पूरा ढेर भी लगा लेंगे जितने अलग अलग साइज़ेस के हैं, लेकिन हम देखेंगे कि सबके स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हम इनको माइक्रोस्कोप में बहुत ही ईजिली देख सकते हैं, बट ये जो सेल्स हैं वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज। हम अपनी नेकेड आइज से सेल्स को नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप। पहले के टाइम पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स होते थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, बट नाउ अ डेज़ सो मैनी टेक्नोलॉजीज़ हैज़ इम्प्रूव्ड, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से अब हमारे जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड और बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, जिनसे हम छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो सेल्स होती हैं, जैसे अगर आप सेल्स का एग्जांपल्स बहुत ही अगर आप अपने आसपास की चीज़ों से देखें तो आप अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो एक मान लीजिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी होगी तो पहले एक पत्थर एक ईंटा रखा गया, एक ईंट रखी गई होगी, फिर एक ईंट रखी गई होगी, फिर इससे करके ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई होगी ना। तो दैट वन ईंट इज़ कॉल्ड एज सेल। अगर सपोज़ मैंने बस एग्जाम्पल से कोरिलेट किया है, ठीक है, तो कि इस तरीके से होता है। इसी तरीके से जो एक ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्टार्ट होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिल करके बनी होती हैं, कभी कभार सिंगल सेल से भी बनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो देख सकते हैं वो अनियन का पील निकाल करके भी इस तरीके से हम सेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक अकेला होता है और वो खुद का फंक्शनिंग करता है, ठीक है। और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सारे सेल्स होते हैं और सब अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है मोर टू नो में कि सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक। किससे की थी?
कॉक स्लाइस से की थी, जिसमें उन्होंने अब पुराने ज़माने के माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से उन्होंने सेल्स को देखा। ठीक, ये चीज़ था। अब लीवनहॉक, एंटन वन लीवनहॉक का क्या था? इनका पूरा नाम एंटन वॉन लीवनहॉक है। इन्होंने 1674 में क्या किया था, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था, पॉन्ड वाटर, ठीक है, उसको फ़िल्टर आउट किया। उसके बाद उन्होंने उसमें से मड और सारी गंदगी निकाली, इंसेक्ट्स निकाले, फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको वो एक चलता फिरता ऐसे करके मूविंग कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ दैट इज़ दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये लीवनहॉक ने पहली बार एक किसी माइक्रोस्कोप में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। ठीक, अब यहाँ पर ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। ये जो न्यूक्लियस के अंदर में सेल अभी बताया जा रहा है ना बार बार कि इसके अंदर सेल होता है, तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक हैज़ डिस्कवर्ड द सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन हैज़ डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ थी कि पुरकेंजी ने डिस्कवर किया था 1839 में प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि जैसे ये आपका सेल है, इसके अंदर में न्यूक्लियस है, फिर अंदर में कुछ प्लाज्मा साइटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकेंजी। उसके बाद सेल थ्योरी इन द सेंस कि प्लांट्स के बारे में बताना, सेल एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं उनके बारे में थ्योरी पढ़ना। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें भी सेल से बनी होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, अभी ही बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेल से बनी होती हैं, तो वो बताया था दो बायोलॉजिस्ट ने बनाया था, एक स्लेडन और श्वान ने बताया था। ठीक है, ये दोनों ने इस चीज़ को बताया था। फिर सेल थ्योरी को फर्दर और एक्सपेंड किया गया और अच्छे से बताया गया। वो किसने बताया था? विचॉफ ने बताया था, 1855 में बताया था। इन्होंने ये भी बताया साथ ही साथ जो अपनी एक्सपेंडेड थ्योरी इन्होंने बताई, इसमें ये बताया कि पहले से भी काफ़ी सारे सेल्स हैं जो कि जब जीवन नहीं था, जब धरती पे इंसान नहीं थे, बस बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पाए जाते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पाए जाते थे। तो तब से जो सेल्स पाए जा रहे हैं वो अभी भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने ये चीज़ एक बताई। ठीक, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी डिस्कवरी से बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम लोग जाने। ऑर्गेन्स का मतलब है बहुत सारे और भी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमारे सेल में रहती हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं। तो हम लोग वो कैसे जान पाए? हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जान पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा और अच्छा माइक्रोस्कोप था जिनकी मदद से हम और बारीक चीज़ देख सकते थे कि हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसको फिर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते थे और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनल्स उसको फिर बोला गया। ठीक है, तो फिर बहुत सारे मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन किया गया और बहुत सारे माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किए गए। उसमें अलग अलग ये भी पता चले कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाला गया, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, जस्ट लाइक प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरियाज, वायरसेस। ठीक है, तो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो जो सिंगल सेल, अभी मैंने बताया कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल होते हैं। ठीक है, सिंगल होते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, एक सेल्स उसमें काम नहीं कर सकता। तो सिंगल सेल में काफ़ी सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जैसा कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ओके, ठीक है, क्लैमाइडोमोनस हो गया, ठीक है, पैरामीशियम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल है और उन एक ही सेल है, वही पूरा फंक्शनिंग करेगा। ठीक है,
वही चीज़ वो सारी फंक्शनिंग वही करेगा सिंगल सेल, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम दूसरी और सेल्स और दूसरी जगह पे देखें तो कई ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि एक पूरी बॉडी तैयार करते हैं, लेकिन उसमें कई सारे सेल्स मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद रहते हैं, तब एक पूरी बॉडी तैयार होती है और वो फंक्शन कर पाती है, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अभी हम लोग अभी जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आगे धीरे धीरे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक। तो अब उनके जो एक और चीज़ है वो जानने वाली है कि सेल्स ऐसे होते हैं जो खुद डिवाइड भी करते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ जो सिंगल सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर कैसे बन जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानना है कि एक सेल है वो कैसे डिवाइड होकर के कई सारे सेल्स बना दिया, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि सेल्स अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो उनमें से जैसे ये सेल है अपने आप को डिवाइड करेगा तो 2 और सेल निकलेंगे, फिर ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो 2 और सेल्स निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं वो पुराने हमारे जो पहले के सेल्स रहते हैं उनसे एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक है, और नए सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक और चीज़ दी गई है कि अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। एक एक्टिविटी दी गई है जैसे कि अगर आप चाहें तो अभी हम लोगों ने अनियन पील का एक स्लाइड तैयार की थी और उसमें सेल्स को देखा था, तो आप लीफ का भी ले सकते हैं, ठीक है, और रूट्स को भी ले सकते हैं और टेम्प्रेरी माउंट्स बना लीजिए। आप उसे वैसे भी देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जितने ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके सेल्स की अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, प्लांट्स की बात करें तो उनके अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे सेल्स के। तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अपने अपने होते हैं, खुद के होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए अगर अनियंस की तो अनियंस के खुद के होंगे, ठीक है, लेकिन अनियंस के आप अलग अलग तरीके के ले लेंगे तो आपको फिर उसमें थोड़ा सा जो सेल्स होंगे वो थोड़े बड़े से दिख जाएंगे। अगर आपने बड़ी सी अनियन ले ली है, छोटी ली है, तो उसमें थोड़े छोटे से दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है। लेकिन जो अगर आप ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके के सेल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप लोगों को बहुत ही सही है कि यहाँ पर कुछ सेल्स दी हैं, जैसे ब्लड सेल्स किस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। फिर स्मूथ मसल सेल्स, अभी हम लोग मसल सेल्स इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारी स्मूथ सेल्स कैसे दिखती हैं, ठीक है। फिर ओवम कैसे दिखता है, ठीक है, स्पर्म कैसे दिखता है, बोन सेल कैसे दिखती है, नर्व सेल कैसे दिखती है, ठीक है, नर्व सेल भी है, नर्व सेल कैसे दिखती है उसके बारे में देखेंगे और फैट सेल के बारे में देखेंगे कि फ़ैट सेल्स कैसे होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। अभी तो इसमें इन दिस PDF इन दिस वीडियो ये चीज़ क्लियर नहीं है, बट आपका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से रहता है। अभी हम लोग आगे जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो नर्व सेल ही रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। साथ ही साथ अभी मैंने बताया कि सारे जितने भी सेल्स होते हैं उनका अलग अलग शेप होता है, उनकी अलग साइज़ होती है और सबका अलग अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सब अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कुछ ऐसे भी होते हैं सेल्स जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वो अपने जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इफ़ यू विल टॉक अबाउट द अमीबा, तो अगर हम देखें तो अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर कैसे भी बना देता है, ऐसे करके भी बना देता है, ऐसे करके भी बना देता है, ठीक है। तो क्योंकि वो हमेशा अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे अदर सेल्स कुछ सेल्स की, तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं चेंज करते हैं, जस्ट लाइक आवर नर्व सेल। अगर अभी नर्व सेल्स की बात की जाए तो नर्व सेल्स बहुत ही टिपिकल सेल स्ट्रक्चर्स में आता है और वो बिल्कुल भी
वो बिल्कुल भी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे टिपिकल अगर कहा जाए तो नर्व जो सेल होती है वो नर्व सेल ही होती है, ठीक है। ये सोच लीजिए, ये अभी ये पूरा क्लियर नहीं है, बट ये जो पूरी सेल है, वो ये जो आप इतना बड़ा सा आप देख रहे हैं, दैट इज़ कि ये पूरी की पूरी एक सेल है, ठीक है। फिर इसके बाद में और एक चीज़ है कि अगर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया कि अपनी सबके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब अपनी अपनी फंक्शनिंग, उनके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर सेल, वो सारे सेल्स के बने हैं और सबके अपनी अपनी फंक्शनिंग होती रहती है। तो ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं? अगर देखिए मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर की अगर बात की जाए, अभी मैंने बताया जस्ट लाइक अगर हम अपने बॉडी की बात कर लेते हैं, ओके, ठीक है, अपने बॉडी की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे अभी मान लिया कि एक सेल्स बना, फिर उसके बाद एक टिश्यूज़ बने, फिर ऑर्गेन्स बने, फिर ऑर्गेन सिस्टम बने, फिर आपका एक बॉडी तैयार हुई, ठीक है। तो फिर सब सारे ऑर्गेन सिस्टम का अलग अलग काम होता है। जैसे अगर सर्कुलेटरी सिस्टम्स है वो डिफरेंट काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना डाइजेशन से रिलेटेड काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ब्लड से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका लंग से आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड, आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है ना, कि एक्सक्रीशन अपना अलग काम करता है, रेस्पिरेशन अलग काम कर रहा है, हार्ट अपना अलग पंप कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स ना खुद अलग काम कर रहे हैं, फिर अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज के सबका एक अपना अपना काम का, सबको अपना अपना एक, हमारी बॉडी में भी सबका खुद का एक काम है, सारे सेल्स अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सबका अब अलग फंक्शन है, सबका स्पेशल फंक्शंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी होता है। सब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स काम करते हैं, तो सेल्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं जिनको हम नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स नाम देते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसके अंदर अभी हम लोग काफ़ी और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा ये हमारा अगर कहा जाए तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर में इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे सेल होते क्या हैं, इनको इन्वेंट किसने किया, क्या चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस वीडियो में अभी केवल ये बताया गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कि सेल किससे बने होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे चल के हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब in the next video we will study more about the cell. Okay, thank you.